तो फाइनली जो स्मार्टफोन्स की सेल है ना वो स्टार्ट होने वाली है। यानी कि 20 अप्रैल से जो स्मार्टफोन्स है ना वो आपको ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पे देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि आपको टीवीज भी देखने को मिलेंगे और तो और जो लैपटॉप्स है ना उनकी भी सेल स्टार्ट होने वाली है, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें है ना उसके अंदर कैलकुलेट किया जा रहा है ऐसे, मतलब कि लैपटॉप की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती रहती है लोगों को। तो जो लोग हैं ना वो ऑर्डर कर सकते हैं लैपटॉप, किसी के लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम या कोई एसेसरी वगैरह कुछ चीज़ें जिसकी ज़रूरत पड़ रही है घर में, तो उसको लोग ऑर्डर कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिन लोग के मोबाइल फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है और जिन लोगों को घर पे रहना है तो उसके लिए। और एक काफ़ी अच्छा इंप्लीमेंट किया कि ई कॉमर्स के थ्रू जो वेबसाइट्स होंगी, यानी फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू जो प्रोडक्ट्स होंगे स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स, वो लोग को अवेलेबल करवा जाए। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ करी। लेकिन जब भी आप मतलब ये टाइप की चीज़ें डिलीवरी वगैरह करवाओ या फिर कोई भी चीज़ खरीदो ना, तो उसकी डिलीवरी लेते समय थोड़ा सा मतलब केयरफुल रहना और टचिंग वचिंग मत करना। उसको बोल देना ज़मीन पर रख दे, फिर उसके बाद ज़मीन वगैरह से उठा लेना और उसके बाद अगर हो सके तो हाथ वगैरह धो लेना, सैनिटाइज वगैरह कर लेना, 2-4 चीज़ें रखना। और मेरे को लगता है कि जो ई कॉमर्स कंपनीज है ना वो भी इस चीज़ को मतलब कोशिश करेंगी इस चीज़ को और इम्प्लीमेंट करने की। तो खैर कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मतलब अगर चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिलना चालू हो गए, जैसे मोबाइल फ़ोन मिलना चालू हो गए तो ले नहीं लेना है। मतलब मैं कहूँगा कि लेने की अगर ज़रूरत है तो ही लो, बाकी मतलब सेफ़ रहो। मतलब कि अभी मैं कहूँगा कि जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाती ना तब तक आप लोग जो है ना मतलब थोड़ा सा अवॉइड करिए ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह को। मतलब कल हमने देखा था ना डोमिनोज वाला केस, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना वो इनके साथ भी हो सकती है। तो प्लीज़ इनसे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अगर मतलब एक अच्छी चीज़ है, ज़रूरत है तो ऑब्वियसली आपको लेना है, लेकिन अगर सच में अगर आपको ज़रूरत नहीं है देन यू डोंट नीड टू बाय। तो ये बात हो गई। लेकिन 20 अप्रैल को तो मतलब ऑब्वियसली ई कॉमर्स वेबसाइट जो है ना वो उनको बेचना स्टार्ट कर देंगे, डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी और इसके बाद ही जो पहला लॉन्च है ना वो भी कंफर्म हो गया। और 1 महीने के बाद अब जाके हमें देखने को मिलेगा रियलमी नार्जो सीरीज़। वैसे रियलमी नार्जो का जो लॉन्च है ना वो 26 मार्च को होना कन्फर्म था, लेकिन अब जो उसकी जो नई डेट निकल के आई है ना वो है 21 अप्रैल। और देख के काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है। देखते हैं कि रियलमी नार्जो क्या कमाल दिखा पाता है और उसकी प्राइसिंग वगैरह क्या रहती है, और क्या जो रियलमी नार्जो क्या मार्केट में इतना बिकेगा, क्या मार्केट में उसकी हाइप बन पाएगी। क्योंकि इस समय जो लोग हैं ना वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को भी हिट कर रहे हैं और तो और लोगों के मन में ये भी है कि अभी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है और जब तक ये लॉकडाउन और सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक हम एक नया फ़ोन या नई चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो कहने का मतलब ये है कि 21 मार्च को 21 अप्रैल को तो वो आ ही रहा है, लेकिन उसके बाद क्या लोग इसे खरीदेंगे, इसको कौन खरीदेगा, इसकी पूरी पीछे की पूरी कहानी का चलिए हम रियलमी नार्जो जब लॉन्च आएगा ना उसके बाद बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि रियलमी ना रियलमी नार्जो को एक सब ब्रांड को निकाल और वो उसका यूज़ करके किस तरीके से और किस किस से कम्पीट करना चाहती है, और क्या है जो रियलमी नार्जो और जो रियलमी की पूरी लाइनअप है इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब कि मेरे को लगता है कि फ़ोन सेल्स तो अभी तक 1 महीने से ज़ीरो हो रखी है सभी कंपनीज़ की। अब देखते हैं कि जब दोबारा से मार्केट में जब फ़ोन बिकना चालू होंगे तो वो रियलिटी में कितना बिकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे काफ़ी एक अच्छी चीज़ है और देखते हैं कि आगे चल के कहानी क्या रहती है इसकी। और मेरे को लगता है कि अगर रियलमी नार्जो लॉन्च हो रहा है ना इसके बाद दूसरे फ़ोन्स को भी लॉन्च कर सकते हैं। मतलब कि जैसे क्या पता OnePlus 8 सीरीज़ की प्राइसिंग वगैरह हमारे सामने आ जाए। क्योंकि रियलमी नार्जो के साथ ये केस था कि रियलमी जो नार्जो था ना वो ऑलरेडी बन चुका था, सारी चीज़ें तैयार थी, बस उसे लॉन्च करना था, लेकिन उन्होंने उसके लॉन्च डेट को रोक दिया। ऐसे ही Mi 10 के साथ केस है। बस देखते हैं कि चलिए पहला लॉन्च होने वाला है लॉकडाउन पीरियड में और इसके बाद देखते हैं कि आगे की कौन कौन सी कंपनीज अपने अपने फ़ोन्स निकालती हैं। वैसे अगर अभी के समय कोई अपनी कंपनी अपना फ़ोन निकालती है, जैसे OnePlus ने निकाले और रियलमी ला रही है, Xiaomi भी हो सकता है लिया है, तो क्या आप लोग लोगे या नहीं लोगे ऐसा फ़ोन? प्लीज़ ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और इसी के साथ ही बात करें तो OnePlus 8 था और iPhone SE था। पिछले 2 दिनों में 2 बड़े बड़े फ़ोन के लॉन्चेज है। वैसे इंडिया में iPhone SE की प्राइसिंग आ गई, लेकिन अवेलेबिलिटी के बारे में अभी ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं है और हो सकता है कि 20 अप्रैल के बाद से ये भी आपको देखने को मिल जाए। और करंटली बात करें OnePlus 8 और iPhone SE दोनों ही फ़ोन्स की ना, तो दोनों ही फ़ोन्स जो है ना वो लोग से आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि iPhone SE वर्सेस OnePlus 8। क्योंकि अब उल्टा हो गया। पहले क्या होता था कि फ्लैगशिप फ़ोन है ना एप्पल बनाती थी और फ्लैगशिप किलर जो होता था ना OnePlus बनाती थी, लेकिन अब क्या हो गया है OnePlus ने फ्लैगशिप बना दिया है और फ्लैगशिप किलर है ना आईफोन ने बना दिया है। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ और इंटरेस्टिंग बात लगती है। लेकिन देखा जाए तो दोनों के पीछे अपनी अलग स्ट्रेटेजी है। जो OnePlus है ना वो धीरे धीरे अपने प्राइस बढ़ाते हुए सीधे एप्पल और सैमसंग के लेवल तक ले जा रही है। और एप्पल की स्ट्रेटेजी है कि आईफोन्स को बनाओ लेकिन महंगा वाला ही बनाओ, लेकिन एक छोटा सस्ता आईफोन को भी निकालो मार्केट में जिससे लोग खरीद सके, लेकिन वो उस हिसाब से भी महंगा ही फ़ोन है, लेकिन लोगों को पसंद है, लोग उसे खरीदेंगे। और यहाँ पे देखा है तो काफ़ी स्मार्ट मूव किया एप्पल ने।
जैसा मैंने आपको बताया था आईफोन SE से। वहीं वन प्लस जो है ना वो उस मामले में थोड़ा सा पिछड़ गया है, क्योंकि वन प्लस ने सोचा नहीं था कि उसका प्रोडक्ट अच्छे से आ नहीं पाएगा और लोग उसके प्रोडक्ट को किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, इस चीज़ का अंदाज़ा उसे नहीं था। अब बस इंडिया की प्राइसिंग का वेट करते इंडिया में इसकी हालत क्या रहती है। और मैं आप लोगों को इतना बता सकता हूँ कि वन प्लस के फ़ोन जो पहले जितना ज़्यादा बिकते थे ना, अब वो उतना ज़्यादा नहीं बिके, क्योंकि सिचुएशन जो है ना वो उतनी अच्छी नहीं है। एप्पल जो है ना वो उस चीज़ को सर्वाइव कर जाएगी। एप्पल को मतलब इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हो सकता है आईफोन SE थोड़ा सा ज़्यादा बिक जाए। जो लोग आईफोन खरीदना चाहते हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग आईफोन SE ले लें। भले इसके अंदर छोटा डिस्प्ले मिल रहा है, छोटी बैटरी मिल रही है, फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन सिर्फ एप्पल के iOS के लिए उसे खरीदा जा सकता है। कैमरा के अंदर जो पोस्ट प्रोसेसिंग है उसके लिए उसको खरीदा जा सकता है। और आपको मतलब एक एप्पल का एक आईफोन देखने को मिल रहा है और कॉम्पैक्ट साइज़ का फ़ोन देखने को मिल रहा है। अब आप लोग भी मालूम है कि कॉम्पैक्ट साइज़ के फ़ोन यानी कि 5 इंच की स्क्रीन से छोटे फ़ोन कितने हैं मार्केट के अंदर, और ये कुछ लोगों के लिए कम ही लगते हैं। और ये ही इस फ़ोन का ना सबसे बड़ा फीचर है। तो स्मार्टली इस फ़ोन को प्लेस किया गया, स्मार्टली से सही टाइम पे लॉन्च किया गया है, ताकि अगर आगे चल के इकोनॉमी डाउन हो, लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करने के लिए ना हो कि लोग एक नया महंगा आईफोन ले, तो उनके लिए सस्ता आईफोन मार्केट में रहना चाहिए। और यहीं पे जो लगता है ना वो वन प्लस थोड़ी मात खा गई है। मेरे को लगता है कि वन प्लस को अपनी प्राइसिंग सही करनी चाहिए, और जो वन प्लस 8 लाइट और जो वन प्लस Z था, जिसकी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि वन प्लस के फ़ोन के साथ लॉन्च होता, तो उसे भी उन्हें लॉन्च करना चाहिए था और उसकी कीमत थोड़ी कम रखनी चाहिए थी। तब शायद जो वन प्लस है ना वो थोड़ी बहुत बच जाती। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो उल्टा हो गया। मतलब कि पहले ऐसा होता था कि लोग आईफोन नहीं खरीदते थे, वन प्लस खरीदते थे। अब मेरे को लगता है कि उल्टा रहेगा। इस बार लोग आईफोन ज़्यादा खरीदेंगे एज़ कम्पेयर टू वन प्लस। कहानी दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा उल्टी सीधी चल रही है। वैसे आप लोगों की चॉइस क्या रहेगी, तो ये बात मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। और इसके बाद बात करें Redmi Note 9 की, तो Redmi Note 9 है ना वो 10 सर्टिफिकेशन में पकड़ गया। उसकी इमेजेस हमें पता चली कि एग्जैक्टली वो फ़ोन कैसा होने वाला। देखने में काफ़ी हद तक है ना Redmi Note 9 Pro और Pro Max ऐसा ही लग रहा है। यानी कि इसके अंदर आपको क्वाड कैमरास देखने को मिल रहे हैं, पंच होल डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, टाइप सी पोर्ट देखने को मिल रहा है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है, ग्लास डिज़ाइन और रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी। यानी कि रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल रहा है Redmi Note 9 के अंदर, क्योंकि Redmi Note 9 Pro में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट रखा गया था। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। और ये देख के लगता है कि ये फ़ोन जो है ना 10 सर्टिफिकेशन में अभी पकड़ा गया ना, तो लॉन्च हो सकता है इंडिया में। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी ना, उसके बाद ये चीज़ इंडिया में आएगी, तब जाके थोड़ा अच्छा मज़ा आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर होने वाला है इसमें MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर, अगर हम एक लीक के बात माने तो। और एक और ख़ास बात ये भी है कि हो सकता है इस फ़ोन की जो प्राइसिंग है ना वो 10-12 हज़ार के अराउंड हो, क्योंकि 13 हज़ार के ऊपर तो Note 9 Pro और Note 9 Pro Max को ले आई थे, और जो 10 हज़ार वाला जो सेगमेंट था ना वो अभी तक खाली पड़ा हुआ था। तो मेरे को लगता है कि Redmi Note 9 है ना इस सेगमेंट को आसानी से भर सकता है। वैसे आप लोग कैसा लगा Redmi Note 9? और इसी के साथ ही Xiaomi ने काफ़ी अच्छी चीज़ अनाउंस करी इंडिया में, वो है कि क्राउड फंडिंग कैंपेन अनाउंस किया है MI रोबोट वैक्यूम मॉप मल्टी फंक्शनल फ्लोर क्लीनर का। यानी कि एक ऑटोमेटिक फ्लोर क्लीनर है जिसको आप रख सकते हो, उसके बाद जितनी भी डस्ट होगी फ्लोर की वो साफ़ कर देगा, उसके बाद उस पर एक तरह से पोंछा भी लगा देगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यानी कि इसे हम एग्जैक्टली वैक्यूम क्लीनर कहना भी सही नहीं है, और ये एक मल्टी फंक्शनल है, क्योंकि इस टाइप का कंसेप्ट हमने देखा नहीं था कि मतलब एक जो वैक्यूम क्लीनर है मतलब वो झाड़ू भी लगा रहा है और पोंछा भी लगा रहा है। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फीचर लगा। वैसे इसकी कीमत है 17,999 रुपये, काफ़ी महंगा। मेरे को लगता है नहीं कि इतने ज़्यादा लोग उसे लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और प्रोडक्ट यूनिक है। ये इस चीज़ की खास बात हो सकती है। और इंडिया के सर्कमस्टांसेस में अगर ये चीज़ काम कर गई तो आगे चल के जब इसका रेट कम होगा तब ये काफ़ी ज़्यादा हिट हो सकता है। वैसे करंटली अभी ये क्राउड फंडिंग में, उसके बाद जब नॉर्मली ये आएगा तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। वैसे अगर ये बुक करना है तो कर सकते हो। इसकी जो डिलीवरीज है ना वो 15 सितंबर के बाद स्टार्ट होंगी। वैसे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट निकाला। मतलब मैं कहूँगा कि यूज़फुल हो सकता है इंडिया के सिनेरियो में, साफ़ सफाई मेंटेन करने के अंदर भी हो सकता है। लेकिन इस प्रोडक्ट को आप अभी नहीं खरीद सकते। 15 अप्रैल के बाद ही इसकी डिलीवरीज वगैरह स्टार्ट होंगे, उसके बाद ये क्राउड फंडिंग में। और मेरे को लगता है कि इस साल के एंड तक ये अच्छे तरीके से मिलना चालू होगा। थोड़ा सा महंगा लगा, 17,999 रुपये, काफ़ी थोड़ा सा महंगा प्राइस लगा, क्योंकि हो सकता है इस प्रोडक्ट को ना इंपोर्ट करके लाया जा रहा हो। अगर इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर अगर इंडिया में हो जाए तो हो सकता है ये आपको और कम प्राइस में देखने को मिले। वैसे प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मतलब साफ़ सफाई की ज़रूरत आजकल तो सभी को है, और साफ़ सफाई में हेल्प करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। बस दुख की बात यह है कि अभी से आप खरीद नहीं सकते इसको, आप
सितंबर में खरीद सकते हैं। और इसके बाद अगली न्यूज़ है काफ़ी अच्छी, वो है सोनी की तरफ से। अब सोनी ने बोला था कि वो इस साल 2020 में अपना नया PlayStation 5 को अनाउंस करेंगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि जो PS5 है वो 2020 में अनाउंस होगा, लेकिन वो लिमिटेड क्वांटिटीज़ में आएगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो PlayStation के जो कंपोनेंट्स, जो पार्ट्स है, बहुत ज़्यादा रेयर है और इतनी आसानी से वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में PS5 को नहीं बना रहे। तो जो PS5 है वो मिलेगा, लेकिन वो लिमिटेड क्वांटिटीज़ में मिलेगा। और इसका जो इम्पैक्ट है ना वो सीधी इसकी प्राइसिंग के ऊपर पड़ सकता है, यानी कि जो प्राइसिंग है ना PlayStation 5 का वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो ये बात सोचने वाली कि PlayStation 5 की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है और इसका जो लॉन्च है ना वो लिमिटेड किया जाएगा और लिमिटेड क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होगा और 2021 में जाके ये अच्छी क्वांटिटी में और उसके बाद सही रेट में आपको अवेलेबल होगा। वैसे PS5 एक ऐसा गेमिंग कंसोल, इसके बारे में काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड है। मतलब सबसे ज़्यादा जो हाइप अभी के समय में जिस गेमिंग कंसोल की बनी हुई है ना वो PS5 ही हो जाता है। तो ये बात हो गई। वैसे देखते हैं कि अब इंडिया में कब आता है और इंडिया की प्राइसिंग क्या रहती है। वैसे ऑलरेडी प्लान है इसका नवंबर दिसंबर में, उम्मीद है कि तब तक सिचुएशन अच्छी हो जाए, तब तक मज़ा आ जाएगा। और इसके बाद फाइनली आरोग्य सेतु ऐप से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ ये है कि नीति आयोग ने डिफेंड किया है इस ऐप को, जिसके ऊपर जो प्राइवेसी एलिगेशन लगाए जा रहे थे, यानी कि प्राइवेसी के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि इसका डेटा कहाँ हो रहा है, इसके डेटा के साथ क्या किया जा रहा है, लोगों की जो यूज़र लोकेशन है उसे बार बार एक्सेस क्यों किया जा रहा है। तो इसके सारे सवालों के आंसर दिए। तो पहला सवाल तो ये था कि प्राइवेसी इशू और इसको एक्सेस कौन करेगा। तो नीति आयोग ने बोला है कि जो डेटा है ना वो कम्प्लीटली सेफ है, सिक्योर, इसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ना ही इस डेटा को किसी दूसरी कंपनी और गवर्नमेंट की कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी शेयर नहीं किया जाएगा। और तो और ये जो डेटा है ना इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि ये पता लगाया जा सके कि कौन से जो एरियाज़ है वो हॉटस्पॉट है, यानी कि मोबाइल की लोकेशन का फ़ायदा उठा के ये लोगों की मतलब कलेक्टिवली लोगों की देखें कि किस एरिया में ज़्यादा लोग हैं, किस एरिया में कम लोग हैं और किस एरिया में ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग हैं। और उसके बाद ये पता लगाया जा सकता है किस एरिया को हॉटस्पॉट बनाना है, किस एरिया को हॉटस्पॉट नहीं बनाना, किस एरिया को खोलना है, किस एरिया को सील करना है। ये हेल्प करने के लिए बनाया गया। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि उस पर सिर्फ अभी एलिगेशन लगे थे, मतलब लोगों ने सिर्फ बोल दिया था कि ऐप सेफ नहीं है, ये है वो है ऐसा है, लेकिन कोई भी ठोस प्रूफ नहीं था कि इसको प्रूफ किया जा सके ऐप है ना ये डेटा लीक करती है, इसमें ये प्रॉब्लम है। कोई रिटर्न में या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बस लोगों ने ऐसे कह दिया था। वो चीज़ देखा तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ करी है और देखा जाए तो वन ऑफ द फास्टेस्ट डाउनलोडिंग ऐप बन गई है अभी के समय में। और करंटली बात करें तो आने वाले समय में जो आरोग्य सेतु ऐप है ना वो आपको फीचर फोन्स में भी देखने को मिलेगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि जियो फोन में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे आप लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड की कि नहीं, तो ये बात नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स को पढ़ लेते हैं। तो क्या OnePlus 8 Pro के प्राइमरी कैमरा अच्छा है, OnePlus कैमरा सॉफ्टवेयर पर क्यों नहीं देता ज़्यादा ध्यान, क्यों नहीं देता? तो सीधी बात मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि OnePlus 8 Pro का रिव्यू जब मैंने MKBHD मार्केस का देखा था तो उन्होंने बोला था कि कैमरा की परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा बेटर हुई और एक फ्लैगशिप ग्रेड कैमरा देखने को मिल रहा है। तो मेन कैमरा की परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा बेटर हुई है और इसका जो श्रेय है ना वो उसके सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर दोनों को जानते हैं, यानी कि IMX689 जो नया सेंसर है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसके साथ ही जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और जो एल्गोरिथम्स यूज़ किए ना OnePlus ने वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं। तो ऑब्वियसली OnePlus 8 Pro का आपको ज़्यादा अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा। मतलब मैंने MKBHD का वीडियो देखा था और भी दूसरे रिव्यूज़ देखे थे तो वहाँ से बात पता चली। इसके बाद ये है कि भाई ये MEMC टेक्नोलॉजी आने वाले समय मिड रेंज में देखने को मिल सकती है क्या? एक्चुअली में मिड रेंज में देखने को मिल सकती है और पहले भी इस टाइप की टेक्नोलॉजी देखने को मिली है पर लोगों ने इसे नोटिस नहीं किया। MediaTek के फोन्स में एक फीचर होता है मीरा विजन नाम का। अगर आपके पास ऐसा फ़ोन है इसमें MediaTek का प्रोसेसर लगा हुआ है तो हो सकता है उस फोन में फीचर हो मीरा विजन नाम का, जिससे आप MEMC टेक्नोलॉजी को अपने फ़ोन के अंदर इनेबल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और मेरे को लगता है कि जो और आने वाले समय और MediaTek प्रोसेसर वाले जो फ़ोन्स आएंगे उनमें आपको फीचर देखने को मिलेगा। करेंटली कई बार डेवलपर ऑप्शन या एडिशनल सेटिंग या कहीं ना कहीं छुपा के रख देते हैं और आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप इसे ढूंढे तो अपने फ़ोन के अंदर इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे पास कोई ऐसा MediaTek वाला कोई फ़ोन नहीं जिसमें मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन MediaTek प्रोसेसर में ये फीचर आपको देखने को मिलता है, कोई नई चीज़ नहीं है ये। तो आज के शो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।